कोलकाता विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यापक विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि प्रोफेसर हमारे बहुजन संवाद के दर्शक अपने प्रोफेसर साहब से भली भांति परिचित हैं, तो आज हम चाहेंगे प्रोफेसर साहब हमारे इस बहुजन संवाद में आपका फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हिंदी दिवस पर हम पूरे देश को अपने बहुजन संवाद की ओर से और आपकी ओर से बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आपकी टिप्पणी आज के दिन को आप कैसे देखते हैं और आगे इसका क्या स्वरूप होना चाहिए? प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। आज के दिन जब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं तो ये एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। आलोचनाएं तो हमने बहुत की हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी का कंप्यूटर युग में एक तरह से रिवाइवल हुआ है। हिंदी नए रूप में अपने को संगठित और संप्रसारित कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले एक साधारण सी गोष्ठियाँ हुआ करती थीं और वो स्थानीय स्तर पर केंद्रित थीं। अभी हिंदी का कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे वो अखबार का हो, चाहे वो टेलीविज़न का हो, चाहे वो साइबर कम्युनिकेशन हो, वो कोई भी कम्युनिकेशन लोकल कम्युनिकेशन नहीं होता। और इस दृष्टि से हिंदी अब एक अन्य भाषाओं की तरह, जैसे बाकी भाषाओं के साथ में भी हुआ है, एक तरह से ग्लोबल भाषा बन चुकी है। कंप्यूटर और इंटरनेट के आने के पहले तक स्थिति ये थी कि भाषाएं लोकल हुआ करती थी, देशज हुआ करती थी। देश की या नेशनलिटीज की बाउंड्रीज में ही जो लोग रहते थे या जो आसपास एक ही भाषाभाषी लोग रहते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन की भाषा हुआ करती थी। या एक ही जगह जो अखबार पत्रिकाएं छप रहे हैं वो एक खास तरह की ऑडियंस में वो वितरित होते थे, बिकते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि कोई भी कम्युनिकेशन हिंदी और अदर लैंग्वेज का, जो कि कल तक नेशनल लैंग्वेज थी, आज वे सब ग्लोबल लैंग्वेज हैं। कोई लोकल अखबार आज से कंप्यूटर आने के, इंटरनेट आने के पहले ये सोच नहीं सकता था कि वो छपते ही वो ग्लोबल अखबार हो जाएगा। आज स्थिति ये सबसे ज्यादा सुखद है। इसलिए मेरा मानना है कि ये भाषाओं के लिए कंप्यूटर का युग या इंटरनेट का युग एक तरह से रेनेसा का युग है। इसने भाषाओं की जो सरहदें थीं उन्हें तोड़ दिया है और ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक पक्ष है। दूसरा इस दौर का सकारात्मक पक्ष यह है कि जब आप भाषा अपनी बाउंड्रीज तोड़ती है तो जाहिर है कि भाषा में सम्मिश्रण की परंपरा या अन्य भाषाओं से ग्रहण की परंपरा तेज होती है। यह सिलसिला शुरू हुआ विज्ञापन से और खासतौर पर लिबरलाइजेशन के दौर में 1990-91 के बाद में जो विज्ञापन आए उनसे ये मिश्रित हिंदी, जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ, अखबारों में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ, विज्ञापन में अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों का मिला जुला प्रयोग शुरू हुआ। ये जो मिश्रित भाषा का जो एक तरह से सिस्टम विकसित हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव चीज़ है। इसने कि वो तमाम किस्म की जो इकहरी जो समझ थी, एकांगी समझ थी, एक ही भाषा पर केंद्रित होकर सोचने, शुद्ध भाषा लिखने, शुद्ध भाषा बोलने की जो समझ थी, उसको एकदम ध्वस्त कर दिया। और ये मेरे ख्याल में ये सामाजिक विकास के लिए और खासतौर पर पूंजीवाद के अंदर जो सामाजिक विकास का जो नया दौर है, उसके लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसे पॉजिटिव ढंग से देखना चाहिए और समझना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी? हम देखते हैं कि जी ये भाषा के विकास और भाषा को ये सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण में हम देखते हैं कि जितनी सरकारें अपना सहयोग करती हैं उससे ज्यादा अपना कहीं इसके लिए ये जो अपना विज्ञापन है, अपनी फिल्में हैं, अपना संगीत है, ये इसकी संप्रेषण क्षमता ये कुछ ज्यादा होती है। तो ये हिंदी के संदर्भ में और खास करके जो हमारी लोक भाषाएं हैं, आप उसको लेकर के आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें दो तरह की जटिलताएं हैं। पहली जटिलता तो ये है कि ये सच है कि विज्ञापन ने हिंदी को विकास के अवसर दिए और हिंदी में जो विज्ञापन पहले लिखे जाते थे, अंग्रेजी में लिखे जाते थे हिंदुस्तान में विज्ञापन,
पहली बार ऐसा हुआ कि एसबीआई के विज्ञापन हिंदी में आए सबसे पहले, उनकी स्क्रिप्ट हिंदी में लिखी गई, और ये एक तरह से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था। और ये मेरे ख्याल में 2003-2004 के करीब की बात है। उसके पहले जो भी विज्ञापन आते थे वो सारे के सारे विज्ञापन ओरिजिनली अंग्रेजी में लिखे जाते थे, अंग्रेजी में कंसीव किए जाते थे, और फिर वो हिंदी में ट्रांसलेशन होता था या दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन होता था। तो एक नया दौर जो शुरू हुआ उसमें क्या है कि हिंदी के डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई। लेकिन सिनेमा में थोड़ा सा उल्टा हुआ। जो हिंदी का सिनेमा था, उस हिंदी के सिनेमा की स्थिति ये थी कि वो 79-80 तक हिंदी के सिनेमा की स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी जाती थी, और अधिकांश अभिनेता उर्दू की स्क्रिप्ट के जरिए पढ़ के और अभिनय करते थे। लेकिन इस दौर की स्थिति यह है कि मैक्सिमम स्क्रिप्ट जो है वो अंग्रेजी में लिखी जाती है, क्योंकि जो हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं या अभिनेत्रियां हैं वे हिंदी की स्क्रिप्ट पढ़ने में असमर्थ हैं। तो जो हम सिनेमा में कम्युनिकेशन देखते हैं हिंदी का, वो ओरिजिनली हिंदी में लिखा नहीं जाता। ये एक अजीब सी स्थिति है। दूसरी चीज ये कि जो कि काफी विलक्षण है लेकिन है, कि जो देशज बोलियां थी, भाषाएं थी, खड़ी बोली हिंदी के अलावा खड़ी बोली क्षेत्र में बोली जाने वाली अनेक भाषाएं, मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रिज है, इनके सामने, ये तमाम बोलियों और भाषाओं के सामने इंटरनेट युग ने एक संभावनाएं पैदा की हैं। जो लोग इन भाषाओं में लिखना चाहते हैं वे खुल के इंटरनेट का, यूट्यूब चैनलों का इस्तेमाल कर सकते हो, कर रहे हैं। इससे हुआ यह है कि लोकल भाषाओं की सामग्री या स्थानीय भाषाओं की सामग्री, वो जो कि स्थानीय स्तर तक सीमित थी, वो अब स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका एक बड़ा ग्लोबल कम्युनिकेशन तैयार हुआ। और इस ग्लोबल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा संबंध है माइग्रेशन से। पिछले 40 साल में, बल्कि ये कहना जरूर अच्छा होगा, 50 साल में गांवों से, आदिवासी इलाकों से शहरों की ओर पलायन बड़ी संख्या में हुआ है, विस्थापन हुआ है। विकास के नाम पर तमाम जो योजनाएं गांवों में और आदिवासी इलाकों में लागू की गई, उसके कारण बड़े पैमाने पर लोग छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, तमाम राज्यों से बेदखल होकर वो महानगरों की ओर रोटी रोजी की तलाश में आए हैं। और ये जो माइग्रेटेड, जो विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं, उनके लिए ये जो इंटरनेट में जो लोकल बोलियों और भाषाओं का कम्युनिकेशन है, वो एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन का मीडियम है। इसकी ताकत हम समझनी चाहिए हमको। हम लोग पहले कभी समझते नहीं थे कि एक आदमी जो माइग्रेट करके अवधी के इलाके से या भोजपुरी के इलाके से सीधे सीधे बंबई चला गया या मद्रास चला गया, वो उसके पास में एंटरटेनमेंट का क्या साधन होगा। वो अधिक से अधिक ये करता था कि अपने भाषा के लोगों को इकट्ठा करके रामचरितमानस का अखंड रामायण पाठ करता था और कुछ अपने बोलियों के गीत, लोकगीत वगैरह के प्रोग्राम करते थे और वो आनंद लेते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि यूट्यूब पर बड़े पैमाने पर वो सामग्री उनकी भाषाओं की अवेलेबल है, जो कि तैयार वहीं से हो रही है, बिहार से, झारखंड से, इन तमाम इलाकों से तैयार हो रही है, लेकिन वो ग्लोबल लेवल पर अवेलेबल है। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये माइग्रेशन सिर्फ देश के स्तर पर ही नहीं हुआ, ये माइग्रेशन देश के बाहर भी हुआ। बड़ी संख्या में लोग मिडिल ईस्ट में गए, बड़ी संख्या में लोग अफ्रीकी देशों में गए, बड़ी संख्या में लोग अमेरिकी कॉन्टिनेंट में गए, हिंदी भाषी लोग। उनके लिए कम्युनिकेशन की लिंक लैंग्वेज उनकी अपनी मातृभाषा और उसका कम्युनिकेशन है, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है। ये प्रक्रिया आने वाले समय में और सघन होगी। मैं कहना यह चाहता हूं कि भाषा एक जमाने में कम्युनिकेशन थी, अब चूंकि मास कम्युनिकेशन के, साइबर कम्युनिकेशन के मीडियम आ गए हैं, तो अब भाषा की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। पहले भाषा सिर्फ कविता, कहानी, प्रवचन, भजन इन तक सीमित थी। अब भाषा का दायरा
प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने के बाद में बदल गया, रेडियो के आने के बाद में बदल गया, टेलीविजन के आने के बाद में बदल गया, एकदम पैराडाइम शिफ्ट होता गया लगातार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम अब साइबर मीडिया की तरफ जा चुके हैं, और ये पैराडाइम शिफ्ट साधारण पैराडाइम शिफ्ट नहीं है, इसने लोकल भाषाओं को, बोलियों को एक तरह से पुनरुज्जीवित किया और कम्युनिकेशन को, उनके को विस्तार दिया है। और ये सबसे बड़ी ताकत है इसकी लैंग्वेज की, कि आज भी उसको चाहने वाले, सुनने वाले बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। इसलिए मैं जो इस दौर को देखता हूं भाषाओं के लिहाज से एक तरह से पॉजिटिव दौर के तौर पर देखता हूं। नेगेटिव पक्ष इसका यह है, जो कि चिंता की चीज है, वो ये कि भाषा का एक्सपेंशन तो हो रहा है, भाषा कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, भाषा का उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन भाषा का शिक्षण, प्रशिक्षण नहीं बढ़ रहा। अच्छा सर, इसी संदर्भ में हम एक बात देखते हैं कि किसी भी भाषा की लोकप्रियता और भाषा की सर्वग्राह्यता के लिए जरूरी है उसकी लिपि, उसका लिपि अपना सर्वसुलभ होना और सामान्य रूप से सबको सर्वग्राह्य होना। तो हम एक चीज देखते हैं कि ये लिपि तो अपना अलग हो जाता है, और खास करके रोमन लिपि है और फिर देवनागरी है। देवनागरी के साथ भी दिक्कत ये हो जाती है कि जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं या जिनको हिंदी का भाषा विज्ञान नहीं मालूम है, अपना हिंदी का व्याकरण नहीं मालूम है, तो उनके लिए यहाँ की लिपि भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि हम उसका उच्चारण कर लेते हैं लेकिन उसको लिख नहीं पाते हैं। अच्छा, फल क्या होता है कि ये जो हमारी लोक भाषाएं हैं वो भी जो हमारे अपना देवनागरी का इस्तेमाल करती हैं, अब से अवधी है, भोजपुरी है, अपना बुंदेली है, छत्तीसगढ़ी है, तो उसमें लिपि की एक बड़ी प्रॉब्लम समस्या आती है। तो हिंदी में भी जो इसका व्याकरण जिस तरीके से विकसित किया जाना चाहिए था या इसका लिप्यांतरण अपना विकसित किया जाना चाहिए था, क्या उसमें और हमें सुधार की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? देखिए, लिपि की समस्या उतनी नहीं है जितनी कि इसके पठन पाठन की समस्या है। भाषा के प्रति प्रेम जितना गाढ़ा होगा उतना ही लिपि सुगम हो जाएगी। अभी स्थिति यह है कि 75 साल की जो सबसे जो ट्रेजिक घटना है वो ये है कि अपनी भाषाओं से दूरी बढ़ी है। अपनी भाषाओं का कम्युनिकेशन बढ़ा है, लेकिन अपनी भाषाओं से दूरी भी बढ़ी है। मसलन कोई विद्यार्थी या ये कहें कि अवधी भाषी, मैथिली भाषी, ये चाहे कि वो दिल्ली में अवधी में बीए करना चाहता है, मैथिली में बीए करना चाहता है, लेकिन वो दिल्ली में कोई व्यवस्था ही नहीं है पढ़ने की। दिल्ली कैपिटल है। क्या दिक्कत है कि हम 20 भाषाओं के, 25 भाषाओं के डिपार्टमेंट दिल्ली में खोल दें? लेकिन नहीं, किसी की चिंता नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की चिंता है और दूसरे जो टेक्नोलॉजी के कॉलेज खोलने की चिंता है, लेकिन भाषाओं के कॉलेज या भाषाओं के डिपार्टमेंट खोलने की चिंता नहीं है। दूसरी चीज जो पैदा हुई है वो जो कि खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुई है। वो सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, वो सारी देशज भाषाओं के लिए, कि सारी देशज भाषाओं के साथ में जुड़ा हुआ या उस भाषा संसार में पैदा हुआ जो नागरिक है वो अपनी भाषा से हेट करता है। मैं ब्रजभाषी हूं तो मुझे ब्रजभाषा बोलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे ब्रजभाषा सम्मान के साथ बोलनी चाहिए, क्योंकि मैं उस भाषा में बड़ा हुआ हूं, मैं पढ़ा हूं मैं उसमें, लेकिन मेरे लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है और मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है इसको लेके। तो जो डेवलपमेंट है, कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट, उसकी जो सबसे बड़ी ट्रेजिक घटना है ग्लोबल स्तर पर, वो ये कि वह भाषाओं से नागरिक को विच्छिन्न कर देता है। कम्युनिकेशन तो रखता है भाषा का, सतह पर तो फॉर्म में तो भाषा दिखाई दे रही है, लेकिन जमीन पर भाषा गायब हो जाती है। और लोग बीए हैं, एमए हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तमाम किस्म के बड़ी बड़ी सर्विसेज में हैं, लेकिन स्थिति इतनी बदतर है कि वो एक 5 लाइन की चिट्ठी नहीं लिख सकते अपनी भाषा में। और ये सिर्फ हिंदी की समस्या नहीं है, ये तमिल की भी समस्या है, ये तेलुगु की समस्या है, ये मलयालम की भी समस्या है, ये बंगला की भी समस्या है। और ये जो जगह है, ये जगह चिंता की जगह है कि ये जो शिक्षित मध्य वर्ग, जिसकी आबादी करीब 30-35 करोड़ है, ये शिक्षित मध्य वर्ग जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इस मध्य वर्ग का अपनी भाषा से अलगाव कैसे हुआ,
ये हमारे चिंता के क्षेत्र में आना चाहिए, इसकी स्टडी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में सब चीज का अनुसंधान हो सकता है, राष्ट्रीय सर्वे हो सकते हैं, फैमिली और हेल्थ के भी राष्ट्रीय सर्वे हो सकते हैं, कि लैंग्वेज का सर्वे नहीं होता हर साल। हमें मालूम नहीं है कि मेरी भाषा में इस साल कितने शब्द मर गए, हमें मालूम नहीं है कि हमारे यहां कितने बच्चे हिंदी में फेल हो गए। आप रिजल्ट उठाइए उत्तर प्रदेश के, आप रिजल्ट उठाइए बंगाल के, उत्तर प्रदेश के आप मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के रिजल्ट उठाइए तो आप पाएंगे कि वहां अधिकतर विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं। क्यों? हिंदी का गढ़ है वो। बंगाल जो है बंगला संस्कृति का गढ़ है, लेकिन जिस विद्यार्थी के बंगला में साइंस में 95% नंबर आते हैं, वही बंगला भाषा के पेपर में उसके 50% मुश्किल से नहीं आ पाते। ये जो जगह है कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा अपनी भाषा से एलिनेट होकर पढ़ रहा है। किस मीडियम से पढ़ रहा है? वो अंग्रेजी मीडियम से। मैं नहीं कह रहा हूं अंग्रेजी मीडियम नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, अगर बच्चे की चॉइस है, माता पिता की चॉइस है, वो जिस भाषा से पढ़ाएं, लेकिन उन्हें उसके प्रवेश की भाषा में पठन पाठन की तो व्यवस्था करनी चाहिए। बंगाल में रहने वाले बच्चे का प्रवेश इंग्लिश प्रवेश नहीं है, बंगला का प्रवेश है। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में रहने वाले बच्चे का प्रवेश हिंदी का प्रवेश है, लेकिन वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है। कुछ इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की तो हालत इतनी खराब है कि वहां अगर बच्चा भूल से हिंदी बोल दे तो उस पर 5 रुपये फाइन हो जाता है। वो हिंदी क्यों बोला? आप कल्पना कर सकते हैं कि मिडिल क्लास के बच्चे बजाय इसके कि प्रोटेस्ट करके नहीं ये हमारी भाषा है, माता पिता खुशी खुशी बच्चे से कहते हैं कि तुम अपने अंग्रेजी में ही बोलोगे और अंग्रेजी में ही लिखोगे और अंग्रेजी करोगे, और जो फाइन हुआ है हम खुशी खुशी दे देंगे। तो आपके यहां जब अपनी भाषा में बोलने पर फाइन लगता हो स्कूलों में, तो यह मेरे लिए चिंता की चीज है। इसलिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षित वर्ग है, उस शिक्षित समुदाय के बीच में भाषा प्रेम पैदा करने की जरूरत है। सिर्फ एक भाषा के प्रति प्रेम नहीं, अपनी भाषा के। हिंदी तभी बचेगी जब दूसरी भाषाएं बचेंगी। और एक और चीज कहना चाहता हूं मैं, अगर हिंदी नहीं बचती है, लोग हिंदी नहीं पढ़ते, तो आप तय मान लीजिए वो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ेंगे, वो अच्छी अंग्रेजी भी नहीं जानेंगे। वो प्रयोजन मूलक अंग्रेजी जानते हैं, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जरिए पढ़ी हुई अंग्रेजी जानते हैं। वो अंग्रेजी समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अंग्रेजी के पल्स उनके वक्तव्य में होते नहीं हैं, उनकी फीलिंग्स में नहीं होते। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी तो भारत के प्रवेश की भाषा नहीं है, वो इंग्लैंड के प्रवेश की भाषा है। भारत के प्रवेश की भाषाएं तो यहाँ की देशज भाषाएं। तो यहाँ देशज भाषाओं के प्रति आग्रह, मोह, प्रेम कैसे पैदा हो, ये सोचने की जरूरत है। दुर्घटना क्या है जानते हैं? क्योंकि मैं पढ़ाता रहा हूं, मैंने 28 साल पढ़ाया है यूनिवर्सिटी में। हमारा जो पाठ्यक्रम है पूरे देश में, वो किसी भी राज्य में हो, वो अपनी भाषा से विद्यार्थी को दूर ले जाता है। उसका अपनी भाषा से शिक्षित होने का पहला लक्षण है कि अपनी भाषा से वो हेट करने लगता है, और ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। ये चीन में नहीं है ये चीज, रूस में नहीं है ये चीज, जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, लेकिन भारत में ये विलक्षण चीज है कि जो अपनी भाषा में पैदा हुआ, पढ़ के बड़ा हुआ, वह अपनी भाषा से ही हेट करने लगता है। और ये चीज जब तक खत्म नहीं होती, भाषा और नागरिक के बीच में जो अलगाव पैदा हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, वो अलगाव कम नहीं होगा, बल्कि अलगाव बढ़ेगा। सर, हम अक्सर देखते हैं कि ये राजभाषा और बोलियों का जो अपना सम्मिश्रण हो जाता है, तो बोलने में और जो ये ग्राह्यता में तो बहुत अच्छी होती है, उनकी मधुरता बढ़ जाती है। लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम ऐसा देखें अपने हिंदी के लिए, तो हिंदी प्रदेश कहे जाते हैं, खास करके बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। और अगर हम जिक्र करें बिहार का, तो यहाँ के लोग हिंदी को ज्यादा शुद्ध रूप से लिखते हैं। अगर ये तो तमाम लोगों को
80% 90% लोगों को अगर ये देखा जाए तो एक पन्ना अगर लिखेंगे, एक भी लाइन शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। तो यह जो भाषा विज्ञान का संकट है, भाषा विज्ञान को किस तरीके से विकसित करके उन तक पहुंचाया जाए कि वो लोग शुद्ध रूप से कम लिखना तो शुरू करें, और अगर लिखा ही नहीं जाएगा तो फिर आदमी बोल कैसे पाएगा। तो ये 70-75 साल बीत जाने के बाद भी हमारी राजभाषा को हम इतना भी हम उसको विस्तार नहीं कर पाए कि उसके शुद्ध पठन पाठन की और उसके लिखने की हम व्यवस्था कर सके। देखिए, ये सिर्फ लिखने की समस्या या सिर्फ ग्रामर की समस्या नहीं है, इससे भी गहरी समस्या है ये। वो गहरी समस्या क्या है? वो गहरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी है वो डे 1 से और आज तक, उस एजुकेशन पॉलिसी में मेरी धारणा यह है कि 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषाओं के जरिए शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। जिसे और भाषा पढ़नी है वो 10वीं कक्षा के बाद पढ़े, वो निजी तौर पर पढ़े, लेकिन हाई स्कूल तक तो हर विद्यार्थी के पूरे देश में अपनी भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। हमारे यहां हो ये रहा है कि बच्चा जो है 3 साल का हुआ नहीं कि उसे केजी में भर्ती कर देते हैं और 3 साल से वो बस मम्मी और पापा बोलना शुरू कर देता है, ए फॉर एप्पल शुरू हो जाता है। तो ये जो एलिनेशन है, परवेश में एक एलिनेटेड या एकदम पृथककृत भाषा का आना और उसका हमसे जुड़ना, ये अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है, जिसको कि ये अभी हमारे हिंदुस्तान के लोग, पहले जो शासक थे वो भी नहीं समझने को तैयार हैं, ये भी समझने को तैयार नहीं है। मेरा मानना है कि बहुत ही साफ, जो लोग ये कहते हैं कि अगर बचपन से नहीं पढ़ी अंग्रेजी तो आगे कैसे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ एक नमूना बता रहा हूं। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, वहां पर फॉरेन लैंग्वेज में 12वीं कक्षा के बाद लोग दाखिला लेते हैं। जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश कहीं नहीं पढ़ाई जाती स्कूल में, वो इधर पढ़ाई जा रही है। वहां जो विद्यार्थी पढ़ने आते थे वो एकदम रिमोट कस्बे, टाउन, तहसील, गांव से लड़के लड़कियां आते थे, और उनके पढ़ाई लिखाई की खूबी ये थी कि वे एक अक्षर ना अंग्रेजी जानते थे ना फ्रेंच या जर्मन जानते थे, और जिस विदेशी भाषा को पढ़ना है उसको बिल्कुल नहीं जानते थे। वे सारे विद्यार्थी आके ABCD से शुरू करते थे उस भाषा को, और 5 साल में MA होकर निकलते थे। एक से एक जीनियस और जहीन किस्म के लोग निकले। तो जो लोग ये सोचते हो कि नहीं हमारा तो बच्चा क्लास 1 से ही अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा तभी अंग्रेजी जानेगा, वे गलतफहमी के शिकार हैं। क्यों गलतफहमी के शिकार है? एक और उदाहरण दे रहा हूं। तमाम हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो विदेशी हैं, जो आते हैं, जो तमाम किस्म के संप्रदायों में काम करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण संप्रदाय से लेके और दूसरे तमाम धार्मिक संप्रदायों में काम करने वाले लोग हैं, अमेरिकी एम्बेसी से लेके और दूसरी फॉरेन एम्बेसी में काम करने वाले लोग हैं। वे कभी जन्मजात हिंदी भाषी नहीं थे। मैंने खुद अमेरिकन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है विद्यार्थियों को, वे लोग हिंदी एकदम नहीं जानते थे। उम्र थी किसी की 30 साल, किसी की 35 साल, किसी की 40 साल। आपको मैं एक दिलचस्प किस्सा सुनाऊं। एक स्पेन का बहुत ही रिवोल्यूशनरी पोएट था और बहुत बड़ा गायक था, और वो अंडरग्राउंड चल रहा था, उसका वारंट निकला हुआ था, वो हिंदुस्तान आया हुआ था। अब मुसीबत यह थी कि उसके 6 महीने बचे थे खाली वीसा के, तो उसको अगर वो हिंदी नहीं सीखेगा तो वो निकाल दिया जाएगा। तो प्रोफेसर केन पनिक्कर थे हिस्ट्री के, उनसे वो मिला और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ तुम्हारी हिंदी की व्यवस्था हम करा देंगे। तो उन्होंने मेरे पास हिंदी पढ़ने के लिए भेज दिया उसे। अब मेरी मुसीबत यह कि मैं स्पेनिश नहीं जानता था और अंग्रेजी भी नहीं जानता था, मैं सिर्फ हिंदी जानता था। और उसकी मुसीबत यह, ना तो वो अंग्रेजी जानता था ना हिंदी जानता था, वो सिर्फ स्पेनिश जानता था। अब वो आया, अब मैं बहुत खुशी खुशी उससे मिला। अब मुझे तो पढ़ाना था उसे, तो मैं उसे निकाल के बाहर ले गया। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं दी उसे, मैं बाहर ले गया और आराम से दुकान पर ले गया, दिखाया उसे, देखो ये समोसा है, ये कचौड़ी है, रटो इसे, ये चाय है। फिर बैठ के चाय पी। मैं सिर्फ दुकानों पर घूमते घूमते उसे बाजार दिखाते दिखाते मैंने उसे भाषा के हजारों शब्द रटा दिए। 3 महीने बाद मैंने
जिसमें क ख ग घ ये सब अल्फाबेटिकल होता है, ये मैंने किताब खरीदी और उसके बाद उसे लिखना सिखाया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो 6 महीने के अंदर लिखना सीख गया। हुआ क्या कि इसी बीच में प्रोफेसर केन बनेकर को पता चला कि आपने तो किसी प्रोफेसर ने उनसे कहा कि अरे आपने उसे किसके पास भेज दिया, जगदीश्वर तो एकदम अंग्रेजी नहीं जानता, वो कैसे पढ़ा रहा होगा, आपने कभी दुर्गति की कल्पना की उस व्यक्ति की? तो उन्होंने मुझे बुलाया, पूछा कि भाई तुम कैसे पढ़ा रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, आप पूछ लीजिए उससे, वो हिंदी जान गया है, सीख गया है, लिख गया है, लिखता भी है, बोलता भी है। तो बोले ये कैसे हुआ? तुम स्पेनिश और अंग्रेजी नहीं जानते, वो स्पेनिश के अलावा कोई भाषा नहीं जानता। भाषा भाव और वस्तु के संदर्भ से तय होती है और कम्युनिकेट होती है, ग्रामर से नहीं। मैं समोसा देखूं तो समोसा को बोलना सीखूं, और समोसा को बोलना सीखूं तो मैं समोसा को जब पहचान जाऊंगा तो समोसा को ठीक लिखना भी सीख जाऊंगा। हमारे यहां तो मुश्किल यह है कि अभी तो चीजों की पहचान ही अपने उनकी भाषा में नहीं की है, तो हम सीखेंगे कहां से? मसलन एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हम बताते हैं ना उन्हें, बेटा देखो गेहूं खेत में पैदा होता है, गेहूं की भारत में इतनी पैदावार होती है, लेकिन बेटा ने कभी भी गेहूं का पेड़ नहीं देखा, गेहूं की बाली नहीं देखी। उसने सिर्फ किताब में गेहूं देखा है और गेहूं उगता हुआ देखा है और गेहूं का प्रसार देखा है, तो उसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। हमारे यहां बच्चों को अगर खेत में ले जाएं और उसे दिखाएं कि देख बेटा ये है धान का, ये चावल का पेड़ है, चावल का पौधा है, ये गेहूं का पौधा है, ये गुलाब का पौधा है, तो उसकी एक पहचान और उसका एक संबंध बनेगा। तो आपके यहां बच्चा किताब तक जाता है, जीवन में नहीं जाता। भाषा जीवन और किताब के बीच में, ग्रामर और जीवन के बीच में संबंध स्थापित करके अर्जित की जाती है। भाषा जो है किताब से अर्जित नहीं की जाती। इसलिए हमारे यहाँ जो लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, उस लैंग्वेज को पढ़ाए जाते समय बच्चे को वो चीजें दिखाई जानी चाहिए, करीब से दिखाई जानी चाहिए। मतलब चूल्हा है, चक्की है, लकड़ियां हैं, ईंधन का सामान है, तो वो बच्चे को बाकायदा दिखाया जाना चाहिए। अच्छा सर, हम अक्सर देखते हैं कि अपने हिंदी के मास्टर लोग या हिंदी के अपना शुभचिंतक लोग, ये जो हमारी लोक भाषाएं हैं, लोग बोल, उसको लेकर के बड़ा आतंकित रहते हैं कि अगर कहीं भोजपुरी को ऊपर हाईलाइट हो जाएगी तो हमारी हिंदी खत्म हो जाएगा। तो ये जो उनका संशय है, ये इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, ये तो संशय नहीं, ये तो एक तरह से भाषा विरोधी दृष्टिकोण है। मुझे भोजपुरी भी चाहिए, मुझे ऐसी भाषा भी चाहिए जिसके 5 बोलने वाले हों सिर्फ। लेनिन ने एक बात कही थी, हमें भाषा और बोलियों के बीच में समानता की बात करनी चाहिए और समानता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भाषा को, मैं हिंदी को जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदी के वर्चस्व की बात करूं। मैं और कोई भाषा नहीं जानता, लेकिन मुझे तो सारी भाषाएं चाहिए। ऐसी भाषाएं भी चाहिए जिसे कम लोग बोलते हो, और ऐसी भाषा भी चाहिए जिसे ज्यादा लोग बोलते हो। ऐसी भी भाषा चाहिए जिसे एकदम लोग न बोलते हो। मेरी यहां मर चुकी है, मुझे उसे जिंदा करना होगा। सोवियत संघ में ऐसी 50 भाषाएं जिंदा की गई जिनके बोलने वाले 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लोग थे। उन लोगों को इकट्ठा किया गया, बिठाया गया, उनसे स्क्रिप्ट देखी गई, सीखी गई, लिखा गया, और उसके बाद में शास्त्र बना। हमारे यहां मुश्किल क्या है कि जैसे मैं हूं ना, तो मैं अपनी कमजोरी बता सकता हूं आपको, मैं तो कभी भोजपुरी वालों से मिला ही नहीं, और मैं कबीर का एक्सपर्ट हूं। बताइए क्या मुसीबत है? अरे कबीर को आप समझ ही नहीं सकते भोजपुरी को नहीं जानेंगे तो, तुलसी को समझ ही नहीं सकते अगर अवधि को और अवधि की संस्कृति को नहीं जानेंगे तो, जायसी को समझ ही नहीं सकते आप। दिक्कत यहां हो गई है कि हम साहित्य में ऊपर पत्तों में पानी दे रहे हैं। टहनियों में पानी देने से साहित्य का पेड़ फलता फूलता नहीं है, भाषा का पेड़ फलता फूलता नहीं है। भाषा का पेड़ फलता फूलता कब है? जब बीज कहां जाता है? नीचे जमीन में। जब वो जमीन में जाता है तब वो पौधे के तौर पर, फल के तौर पर ऊपर उभर के आता है। भाषा के लिए जरूरी है नीचे जाना, जमीन से जुड़ना, जमीन के पास जाना।
हमने तो जमीन के पास गए ही नहीं। हम तो सीधे यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हमारे से बराबर कौन हो सकता है? नहीं, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, हमारे जितने भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वे अनपढ़ लोगों से जाके सीखे हैं लैंग्वेज। मुझे आनंद आता है जब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं जो एकदम पढ़े लिखे नहीं है, उसमें स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं। मैं एंजॉय करता हूं उनकी भाषा में, जिसे हम लोग कहते हैं भाषाई खेल। मुझे उसमें मजा आता है, आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वो मैंने कभी सुनी नहीं, मुझे चीजें सीखने को मिलती हैं। भाषा कहां रहती है? इस तरह से निश्चित रूप से भाषा कहां रहती है? भाषा एकदम लेमैन के पास रहती है, जो सबसे निचले स्तर पर व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा अशिक्षित है और वंचित है, भाषा उसके पास रहती है। भाषा विद्वानों के पास नहीं रहती। जी सर। तो इस तरह से आज हमने हिंदी दिवस पर प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी को सुना, और इससे यह स्पष्ट है कि समाजवाद हर जगह जरूरी है, भाषा में भी जरूरी है, बोली में भी जरूरी है, और समाजवाद ही यही है कि सबका समान रूप से सम्मान किया जाए। जितनी बोलियां हैं सारी